बच्चे अपने जो चैप्टर है अपना ये वाला सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन में हमने लास्ट टाइम टॉर्क के बारे में पढ़ा था। टॉर्क के फिजिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क की हमने डेरिवेशन करी थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी, एग्जाम में आती है। इसके बाद हमने किया था एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट। इसी से रिलेटेड अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चा वो है पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क। देखो पावर का भी सीधा सा फॉर्मूला होता है अपने पास। अगर हम पावर की बात करें, पहले एक बार जो अभी तक हमने किया है उन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जरा वापस पावर पे फिर आएंगे। एक बात देखो बच्चे, अपने पास जब हमने शुरू में, मैं क्या कर रहा हूं, लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन को रिलेट करा रहा हूं। ये एक बार फिर आगे भी करेंगे बार बार, जैसे जैसे हर किसी का हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली दो यूनिवर्स हैं। दो यूनिवर्स कौन सा, एक लीनियर मोशन का, एक एंगुलर रोटेशनल मोशन का, और हर किसी का एक एनालॉगी दूसरे के अंदर होता है ना। ये मल्टी यूनिवर्स वाला कंसेप्ट पता है, मार्वल वगैरह में देखा हुआ है हमने कि हर एक बंदे के जैसा मिलता जुलता दूसरी यूनिवर्स में है। यहां पे हम क्या कह रहे हैं, अगर मेरे पास लीनियर मोशन के अंदर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर मोशन के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। लीनियर मोशन के अंदर अगर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी विच इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर मोशन के अंदर एंगुलर वेलोसिटी है विच इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यही है। लीनियर मोशन के अंदर अगर एक्सेलरेशन है विच इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, तो वहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन है विच इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। होगा कि नहीं। जहां लीनियर मोशन के अंदर फोर्स है वैसे ही वहां पर क्या है, टॉर्क। अब देखो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, होता है, तो यहां पे टॉर्क इज इक्वल टू समथिंग इनटू एक्सेलरेशन होना चाहिए। अब वो समथिंग होता क्या है, वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आगे जाके पता चलेगा कि वो मास के एनालॉग है। यहां तक अपने को ऑलरेडी पता है ये चीजें, है ना। अब अगर मैं मान लो पावर की बात करता हूं, जो अपना आज का टॉपिक है, जहां से पावर, पावर क्या होता है बच्चा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। अगर मैं वर्क डन की बात करूं, देखो रेट ऑफ डूइंग वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, यही हुआ। वर्क डन क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसे ही कुछ होता है कि नहीं, क्लियर है। ये जो फोर्स थी ये लीनियर फोर्स, डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट और टाइम। लेकिन अगर यही मैं इस केस में लूं रोटेशनल मोशन के लिए, तो वर्क डन के लिए फोर्स क्या आना चाहिए, टॉर्क, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डी थीटा हो जानी चाहिए अगर मैं स्मॉल वर्क डन की बात कर रहा हूं अपॉन टाइम। तो पावर इज इक्वल टू, है ना, dt लिख लो, मान लो इसे स्मॉल टाइम, तो डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा, तो टॉर्क इंटू ओमेगा आ जाएगा कि नहीं। जैसे यहां पे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को मैं फोर्स इंटू वेलोसिटी लिख सकता था। किसी बच्चे को इसमें परेशानी, ठीक बात है, पावर डिसिपेशन समझ में आ गया। अब इसके बाद अपने पास आता है बच्चा कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो एंगुलर मोमेंटम का क्या कंसेप्ट है, लीनियर मोमेंटम जो होता है इट इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, अपने को पता है। एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो भी समथिंग इंटू वेलोसिटी होगा, समथिंग इंटू एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम को मैं रिप्रेजेंट किससे कर रहा हूं, एल से। ये समथिंग जो है वो फिर वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो आगे मैं बताऊंगा। लेकिन अभी अगर मैं मोमेंटम को समझाना चाहता हूं तो मेरे को न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, होता है। ऐसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल्स टू एंगुलर फोर्स, होनी चाहिए कि नहीं, बनती है ये वाली बात। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू लीनियर फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर फोर्स विच इज टॉर्क। क्लियर बात है। अब इस कंसेप्ट को यूज करके हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। अपने पास आज की डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। 4 डेरिवेशंस अगर मैं सीधी सीधी कहूं इनमें, टॉर्क कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वाली जो हमारे पास थे फिजिकल मीनिंग, एक पोलर कोऑर्डिनेट्स में, फिर एक ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, और फिर इसी की एंगुलर मोमेंटम की पोलर कोऑर्डिनेट्स में। इन 4 में से एक ना एक आने की चांसेस रहेगी। ठीक है। इसके अलावा जो बाकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाली है वो अलग कहानी है। सेंटर ऑफ मास की एक डेरिवेशन थी जो 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए, वो अलग थे, वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन 4 में से एक ना एक तो मिलेगी तुम्हें फाइनल एग्जाम में। देखो द कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दैट इज
एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एल से हम एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं। देखो बच्चे अपने पास टॉर्क का फॉर्मूला पता है, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, ये पता है। पी एक्स को मास इंटू वेलोसिटी एम वी एक्स लिख सकता हूं, ये क्या है, लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। फिर लीनियर मोमेंटम इन वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के अलोंग मास इंटू वेलोसिटी एम वी वाई। किसी को दिक्कत? फोर्स क्या आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, बिल्कुल ठीक है। मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी लिख लूं मैं, एम इंटू डीवी एक्स बाई डी टी। सिमिलरली एफ वाई क्या आएगा, डीपी वाई बाई डी टी, जिसको मैं एम टाइम्स डीवी वाई बाई डी टी लिख सकता हूं, बिल्कुल ठीक है। अब टॉर्क के अंदर अगर यहां पे एफ वाई और एफ एक्स की मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूं, एफ वाई और एफ एक्स की अगर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूं और मास कॉमन ले लेता हूं, तो ये बात बन रही है कि नहीं? यहां तक किसी को दिक्कत? ये डेरिवेशन लिखो साथ के साथ और ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। मैं अभी बताता हूं इसके आगे क्या करेंगे, जल्दी से करो बच्चे, साथ के साथ करेंगे इसे। देखो टॉर्क की वैल्यू थी एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, है ना। अभी x तो एज इट इज, एफ वाई की वैल्यू हमने क्या लिखी, d इंटू पी एक्स बाय पी वाई बाई डी टी, यही रहेगा। एफ वाई की वैल्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, y एफ एक्स की वैल्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, बिल्कुल ठीक है। जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, x डी बाई डी टी ऑफ पी वाई को क्या लिखूं बच्चा, पी वाई क्या आएगा, मास इंटू वेलोसिटी लिख सकता हूं, माइनस y डी पी एक्स क्या आएगा, मास इंटू वेलोसिटी। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? सीधी सीधी वैल्यू डाल रहे हैं सिर्फ। अब देखो बेटा मास तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर लिख लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और पूरे में से कॉमन भी आ सकता है। तो मैंने इसे क्या लिखा, m मैंने बाहर लिख लिया, तो क्या बना, x डी बाई डी टी ऑफ वी वाई माइनस y डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स। किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम? यहां तक किसी को दिक्कत है? अब यहां के बाद इस चीज को यहीं छोड़ते हैं अभी, ठीक है, और हम एक डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट लगाएंगे। डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट लगाएंगे कैसे? मैं क्या चाहता हूं, देखो ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये टॉर्क की वैल्यू आ रही है कि नहीं? मुझे क्या चाहिए, देखो टॉर्क अभी जैसे मैंने समझाया, टॉर्क क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सिंगल वैल्यू होना चाहिए कि नहीं? अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एक सिंगल वैल्यू हो जाए तो वही सिंगल वैल्यू एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करती हुई होनी चाहिए। लेकिन अपने पास अब जो टॉर्क है वो किसी सिंगल वैल्यू का डेरिवेटिव तो नहीं है, डेरिवेटिव के बाहर x है, डेरिवेटिव के बाहर y है, तो बात नहीं बन रही है। हम देखते हैं कि क्या हम इसको किसी सिंगल डेरिवेटिव के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो इसके लिए लिखो, ध्यान से रखना, इसको यहीं छोड़ा है और हम एक रफ में एक स्टेप करके दिखा रहे हैं। रफ नहीं होता, मेन तो यहां करके ही दिखाएंगे, मतलब वो स्टेप वहीं छोड़ दिया इक्वेशन 1 लिख के, और अब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं सिर्फ। कैसे? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स। कोई बच्चा ऐसा है जिसको डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट रूल में प्रॉब्लम है? पता है सबको? एक बार बता दूं फिर भी। देखो अगर दो चीजों का प्रोडक्ट है और मुझे उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल क्या लगता है, v को रखा u का डेरिवेटिव प्लस u को रखा v का डेरिवेटिव, इसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं। अब मैं ये जब डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं तो यहां पे क्या करूं, एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, इसको मैं ओपन करके लिख दूं, डी बाई डी टी ऑफ एक्स वी वाई माइनस डी बाई डी टी ऑफ वाई वी एक्स। बिल्कुल ठीक है, दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा अलग अलग, बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगा तो क्या हुआ, वी वाई को रखा एक्स का डेरिवेटिव प्लस एक्स को रखा वाई वी वाई का डेरिवेटिव, बिल्कुल ठीक है बच्चा, माइनस अब इसमें प्रोडक्ट रूल, वी एक्स को रखा वाई का डेरिवेटिव प्लस वाई को रखा वी एक्स का डेरिवेटिव। हरमन पता चला बच्चा? सिंपल प्रोडक्ट रूल लगाया है ना।
अब एक बात बताओ बेटा, dx बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी vx, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन अलोंग x एक्सिस है, तो इसको मैं vy इंटू vx लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, प्लस x dvy बाई dt एज इट इज, माइनस vx एज इट इज, dy बाई dt क्या हो सकता है? vy, और ये माइनस प्लस माइनस y dvx बाई dt, ये टर्म्स कैंसिल हो गई, होगी कि नहीं? तो मेरे पास सिंगल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स किसके इक्वल आ गया? एक्स डी वी वाई बाई डी टी माइनस वाई डी वी एक्स बाई डी टी, आ गया कि नहीं? ये वी वाई और वी एक्स बेटा ऐसे आया ना, डी एक्स बाई डी टी को वी एक्स लिख सकता हूं, डी वाई बाई डी टी को वी वाई लिख सकता हूं, कैंसिल आउट हो गए। अब एक बात देखो जरा, जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी उस पर ध्यान दो, टॉर्क इज इक्वल टू एम टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स डीवी वाई बाई डी टी वाई डीवी एक्स बाई डी टी, एक्स डीवी वाई बाई डी टी वाई डीवी एक्स बाई डी टी, सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं? बिल्कुल सेम है, ये वाली जो वैल्यू थी और ये वाली जो वैल्यू है बिल्कुल सेम है, और ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं इसके इक्वल लिख रहा हूं, तो मतलब इसकी जगह में ये लिख सकता हूं कि नहीं वहां पे, है ना? बात समझ में आ रही है आरुष बच्चा? यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 1 ये कर लें, या सब्स्टिट्यूट कर दिया सीधी सी इसकी वैल्यू, तो मेरे पास जो टॉर्क की वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है? m टाइम्स सिंगल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स। सिर्फ एक यही इस पूरी डेरिवेशन के अंदर कैच था कि किस तरीके से हमने उसको सिंगल डेरिवेटिव वाली टर्म के साथ रिलेट कराया, पता चला? ठीक है हरमन बेटा, एक बात बताओ, ये वैल्यू निकली है कि नहीं इसकी? तो जहां पे ये लिखा हुआ था उसकी जगह ये लिख सकता हूं कि नहीं? जो फर्स्ट इक्वेशन में जो ये लिखा हुआ था उसकी जगह ये लिख सकता हूं, लिख दिया, पक्का? ठीक है, अब एक काम देखो, मास को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, ठीक है? अगर मैं मास को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये क्या बना? एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स का होल डेरिवेटिव बन गया। अगर मैं मास को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, तो मैं एक्स एम इंटू वी वाई माइनस वाई इंटू एम इंटू वी एक्स ऐसा लिख लूं, है ना? एक बात देखो, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। तो मेरे पास टॉर्क की वैल्यू क्या बन गई? डेरिवेटिव ऑफ एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो टॉर्क इज इक्वल टू सिंगल डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, rate of change of something is equal to torque, rate of change of momentum is equal to force, rate of change of angular momentum is equal to torque। तो ये वाली वैल्यू टॉर्क के सीधा इक्वल आ गई कि नहीं? मतलब एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्ट वैल्यू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स आई कि नहीं? समझ में आया बच्चे? क्लियर है? हमने सीधा कंपेयर कर दिया कि टॉर्क जो होता है वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और यहां पर टॉर्क की वैल्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स है, तो यही वैल्यू एंगुलर मोमेंटम के इक्वल आ गई है। डन है? ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर डेरिवेशन आ गई है, ठीक है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर एंगुलर मोमेंटम की डेरिवेशन आ गई है। किसी को परेशानी है इसमें? क्लियर है? चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। इसके बाद हमारे पास है बच्चा एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब देखो, पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए जैसा हमने टॉर्क के अंदर किया था, डिटो सेम उस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो डायग्राम पे ध्यान देते हैं। अपने पास डायग्राम में क्या था? एक पॉइंट मान लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। यहां पर हमने क्या अप्लाई करी थी? फोर्स, ठीक है? अब देखो, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, है ना? इसी तरीके से था, हमने क्या कहा? यहां पे जो एंगल है वो थीटा आ गया, ये एंगल अपने पास कितना आ रहा था? अल्फा। यही था, बिल्कुल सेम सब कुछ। जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई करी थी उसी डायरेक्शन में अपने पास लीनियर मोमेंटम आ गया। क्लियर है ना? सीधी सी फोर्स लगी थी तो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन आ गई। अब यहां अल्फा था, कॉम्पोनेंट रिजॉल्व करेंगे px और py, और यहां पे बन गया अल्फा। px की वैल्यू क्या आएगी? p cos अल्फा, है ना? px की वैल्यू क्या आएगी?
पी कॉस अल्फा, और पी वाई की वैल्यू क्या आएगी, पी साइन अल्फा। ऐसे ही यहां तक चलो ठीक है अपने पास। अब एक काम करते हैं, यहां इनके बीच में जो एंगल बन रहा है इसका नाम क्या रख लिया हमने, फाई। सेम एज इट इज डायग्राम हमने पहले बनाया था कि नहीं। और एक बात बताओ, पी एक्स और पी वाई ठीक है अपने पास, अभी हमने एंग्लो मोमेंटम की डेरिवेशन करी है, उसके अंदर एंग्लो मोमेंटम की वैल्यू क्या निकली थी बताओ, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, बिल्कुल ठीक है। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इसके अंदर। अब x क्या आएगा, देखो अगर पोजीशन वेक्टर ये है तो x की वैल्यू जो x कोऑर्डिनेट के लिए हिसाब से निकलेगी वो क्या निकलेगी, r cos थीटा, और y की वैल्यू क्या निकलेगी, r sin थीटा। ये x और y की वैल्यूज भी आ गई, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इसके अंदर, है ना, बिल्कुल एज इट इज जो टॉर्क के अंदर किया था सेम चल रहा है। वैल्यू डालो, x की वैल्यू r cos थीटा, पी वाई की वैल्यू p sin अल्फा, माइनस y की वैल्यू r sin थीटा, px की वैल्यू p cos अल्फा। ऐसा rp कॉमन ले लेते हैं तो क्या बना बेटा, sin अल्फा cos थीटा, cos अल्फा sin थीटा, sin ऑफ अल्फा माइनस थीटा का फॉर्मूला बन गया कि नहीं, बन गया सीधा सा sin a माइनस बी का फॉर्मूला, sin a cos b माइनस cos a sin b, डन। अब इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखें अल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई, और अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू फाई लिख सकता हूं, तो L इज इक्वल टू आर पी साइन फाई, बन गया ये। अब अगर मैं यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करूं अपना, तो यहां से हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड किया, यहां से ये राइट एंगल बन गया, नाम रख लेते हैं इसका, नाम N रख लेते हैं, ये O है वो P है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन फाई की वैल्यू क्या आ रही है, देखना जरा, साइन फाई क्या आएगा, ये साइन फाई 90 के ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर कौन सा बना, ON, ON बाय R आएगा कि नहीं, ये वैल्यू डाल दें वहां पे। तो L हमारे पास क्या आ गया, RP टाइम्स ON बाय R, R से R कैंसिल, P क्रॉस ON। क्लियर है ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें मिल गया है। क्लियर है। और एक क्या कर सकते हैं, देखो अगर मेरे पास साइन फाई है, इसका मतलब क्या होता है, साइन फाई है तो मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म्स में भी लिख सकता हूं कि नहीं। जो अपने पास L निकला था क्या था, आर पी साइन फाई, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आर क्रॉस पे। क्लियर बात है, ये नोट डाउन कर लिया। और इसी के अंदर एक और चीज देखो बच्चा, अगर हम अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रखें, एंगुलर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, अलोंग वाई जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, अलोंग जेड एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी हमें किस तरीके से मिलती है, क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से। क्रॉस प्रोडक्ट एल, ये क्या था अपना आर क्रॉस पी था। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट में होता क्या है, अगर एक्स और वाई का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जेड के अलोंग आउटपुट मिलती है। अगर मैं किसी चीज को ऐसे घुमा रहा हूं, किसमें, एक्स वाई प्लेन के अंदर, मान लो ये वाला जो है ये एक्स वाई प्लेन है, तो हमारी आउटपुट कहां निकलेगी, जेड एक्सेस के अलोंग। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी हमें कैसे मिलेगी, राइट हैंड स्क्रू रूल से, जो मैक्सवेल स्क्रू रूल था, ये कॉर्क स्क्रू रूल था। क्लियर है बच्चा। फिर इसके बाद आता है अपना ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी हमने जो किया था क्या था, एंगुलर मोमेंटम इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब आता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या है, अगर हम एक बार कैपलर सेकंड लॉ पे चलते हैं, कैपलर सेकंड लॉ याद है प्लैनेटरी मोशन का, उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि जो एरियल वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। एरियल वेलोसिटी क्या थी, एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट इज कांस्टेंट, यही हमने बात करी थी। हमने क्या कहा था कि अगर एक कोई भी एक प्लैनेट है, यहां एलिप्टिकल पाथ पे घूम रहा है, सन बीच में सिचुएटेड है, मान लो अर्थ ही है, तो यहां से यहां और फिर यहां मान लेते हैं वो 60 डेज में इतना ट्रैवल कर रहा है, तो यहां से यहां आते हुए भी उसने 60 डेज लगाए हैं, तो जितना ये एरिया था उतना ही ये एरिया रहेगा। इक्वल एरिया विल बी स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट। अब ये क्या बात हुई, जब वो दूर है तो थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, जब वो पास है तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, जब वो नजदीक आ गया है तो उसका रेडियस घट गया है ना।
जब वो दूर चला गया है तो उसका रेडियस बढ़ गया है, लेकिन जब वो बढ़ गया है तो डिस्टेंस कम क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया होगा। यहां पे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई होगी। अल्टीमेटली रेडियस के कम ज्यादा होने से उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा है कि नहीं? वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, मोमेंटम में चेंज आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? इन शॉर्ट कोई एक वैल्यू है जो कांस्टेंट रह रही है। अगर दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, एक चीज घटेगी दूसरी चीज बढ़ जाएगी, दूसरी चीज बढ़ेगी एक चीज घट जाएगी, वो एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेट कर रहे हैं। अगर रेडियस बढ़ गया तो वेलोसिटी घट गई, रेडियस घट गया तो वेलोसिटी बढ़ गई। तो यहां पर काम क्या करता है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जो भी ये प्लैनेटरी मोशन का लॉ था इसके अंदर, या फिर इवन जो न्यूक्लियस के अराउंड हमारा इलेक्ट्रॉन घूमता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हमने पढ़ा था, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? अब उसी चीज को हम यहां क्या कैसे समझा रहे हैं, देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम में। डायग्राम पे ध्यान देना। पहले हम यहां पे क्या बात कर रहे हैं, ये अपना एक्स वाई प्लेन है, ये वाला एक्स और वाई प्लेन। अब एक ऑब्जेक्ट है एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है ऐसे, ठीक है? तो जेड एक्सेस के अलोंग उसकी आउटपुट आएगी, वो तो अपने को समझ में आएगी, क्योंकि एक्स और वाई के अलोंग क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा और जेड के अलोंग उसकी आउटपुट आ जाएगी। ये पोजीशन वेक्टर आ गया एक्स वाई प्लेन के अंदर, और वो घूम कर इधर से ऐसे जा रहा है। समझ में आ रही है जेड एक्सेस के अलोंग? ये विजुअलाइज कर पा रहे हो? अब जब वो यहां से इधर गया, लेट अस अज्यूम वो थोड़ा सा जब इधर से मूव हुआ, ये पोजीशन वेक्टर था आर, हमने कहा जो डिस्प्लेसमेंट हुई है उसकी डी आर हो गई है, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? आर प्लस डी आर। ठीक बात है? अगर ये आर प्लस डी आर हुआ है तो हम एक काम करते हैं, ये जो डी आर है ये हमने बिल्कुल इसके इक्वल बना लिया। क्यों? वो एक सीधा सा हमने क्या कंप्लीट कर दिया, इसे पैरेललोग्राम। तो जो हमारे पास ऑपोजिट साइड्स थी, जितनी यहां थी उधर बना दी और इनको ज्वाइन कर दिया, तो ये अपने पास एक पैरेललोग्राम बन गया कि नहीं? ओ के एल एम एक पैरेललोग्राम आ गया। किसी को इसमें दिक्कत? डायग्राम सिंपल है, समझ में आ रहा है? अब हम कर क्या रहे हैं, देखो, लेट अस कंसीडर a particle rotating in xy plane about an axis OZ at any time t, let OK is equal to r, which is position vector, be the position vector of the particle in a small time dt, let the particle at k reaches L. जो k है वहां से वो L पे पहुंच गया। क्लियर है? तो dA क्या है? इट इज द स्मॉल एरिया स्वेप्ट इन दैट इंटरवल ऑफ टाइम। जो उसने, जब वो एक जगह से दूसरी जगह घूमा तो उसने कुछ एरिया स्वीप किया होगा, वो एरिया स्वेप्ट क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओके। ओके, ये बहुत छोटे टाइम के लिए है, तो जो यहां से अगर आर्क भी बनता है इसके घूमते हुए, वो अप्रोक्सीमेटली केएल से हमने रिप्लेस कर दिया। बात समझ में आ रही है? इस वक्त अगर एंगल भी लेते तो डी थीटा की डिस्प्लेसमेंट लेते हैं यहां पे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा? हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जो ये ट्रायंगल है ये क्या हो रहा है? इस पूरे पैरेललोग्राम के डायगोनल से बन रहा है, तो ये इस पूरे पैरेललोग्राम के हाफ के बराबर इसका एरिया होगा कि नहीं? क्लियर है? पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट, हाफ इंटू ओके इंटू ओ एम, है ना? ओके इंटू ओ एम। ठीक है? समझ में आई है ये वाली बात? तो ये ओके इंटू ओ एम हमारे पास क्या आ गया? एरिया। अब जो डीए है वो किसके इक्वल आया? हाफ। देखो ओके की वैल्यू क्या है? आर, है ना? और ओ एम की वैल्यू क्या है? डी आर। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डी टी, क्योंकि मेरे को क्या निकालनी है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, है ना? डी ए बाई डी टी कर दिया, हाफ आर डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चा? वेलोसिटी। और वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? मोमेंटम बाय मास, है ना? क्योंकि मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी को मोमेंटम बाय मास लिख सकता हूं। अब हमने क्या किया? डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 आर क्रॉस पी बाई एम। 1/2 एम, एम मैंने बाहर लिखा तो आर क्रॉस पी आ गया, और आर क्रॉस पी किसके इक्वल होता है? एंगुलर मोमेंटम के। क्लियर है? आर क्रॉस पी किसके इक्वल आ गया? एंगुलर मोमेंटम के। तो यहां से एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या निकल गया? 2m टाइम्स डी ए बाई डी टी। ठीक है? अब एक बात देखो, 2m, ये पॉइंट समझ में आ गया तुम्हें? यहां से F क्या था? dp बाई डी टी, टॉर्क क्या है? dl बाई डी टी। डन? पक्का ना? तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट कह दूं तो dA बाई डी टी भी कांस्टेंट आएगा कि नहीं? है ना? 2m अगर उधर भेज भी देता हूं तो कांस्टेंट वैल्यू बाई 2m, 2 भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट। तो एरियल वेलोसिटी जो होती है बेसिकली एरिया स्वेप्ट बाय
एनी पोजीशन वेक्टर इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर है? ये अपने पास आ गया बच्चा एंगुलर मोमेंटम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये भी। डन? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? समझ में आ गया सबको? चलो।